हाय स्टूडेंट्स, क्लास 12 के सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का फोर्थ लेक्चर मैं आज डिस्कस करूंगा। थर्ड लेक्चर तक मैंने आपको बता दिया कि कैटालाइटिक एक्शन क्या होता है एंजाइम का, या फिर कैटलिस्ट किस टाइप से बिहेव करता है, एंजाइम किस टाइप से बिहेव करता है, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन में क्या क्या डिफरेंसेज हैं, ये चीज़ मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। On the basis of physical state of DM and DP, dispersed medium और dispersion phase, या dispersion phase और medium दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, या उनके बेस पे हम एक टाइप से कोलोइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी कि वो पार्टिकल या वो सॉल्यूशन जिसमें जो डीपी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर 1000 नैनोमीटर होता है, वो सब कोलोइडल पार्टिकल होते हैं। और कोलोइडल पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन बनाते हैं, वो सॉल्यूशन के वो जो पार्टिकल है वो एनिमल मेम्ब्रेन और प्लांट मेम्ब्रेन से डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं, वो केवल फिल्टर पेपर से डिफ्यूज हो पाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन या इंटरेक्शन बिटवीन डीएम एंड डीपी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो नंबर सेकंड पे मैं यूज कर रहा हूं, क्लासिफिकेशन में चल रहा है ऑन बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीएम एंड डीपी। डीएम और डीपी को एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, ये क्या चीजें हैं, डिस्पर्सन मीडियम है और डिस्पर्स्ड फेज है। दो टाइप से इनको हम डिवाइड कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट, लायोफिलिक सोल। ध्यान देना, मैं सोल का डिस्कस कर रहा हूँ। सोल का मतलब है कि आपके पास जो डीपी है वो सॉलिड है और डीएम है वो लिक्विड है। हम इस चैप्टर में आगे सोल का डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक टाइप के सॉल्यूशंस बताए, उनमें जेल भी था, सोल भी था, सॉलिड फॉर्म भी था, फॉर्म भी था, इमल्सन भी थे। तो हम अब डिस्कस कर रहे हैं सोल का। तो लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन या फिर लायोफिलिक सोल। सोल एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। एंड सेकेंड इज लायोफोबिक। कोलोइडल सॉल्यूशन का मतलब सोल का जनरली हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। बाकी और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं जनरली यहाँ पे सोल की। लायोफिलिक सोल, जिसके अंदर ग्रेट अट्रैक्शन बिटवीन डीएम एंड डीपी। डीएम और डीपी के बीच में बहुत अच्छा अट्रैक्शन होता है। मीन्स जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूट को बहुत अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने का मतलब दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शंस होंगे, जिसकी वजह से हम इजीली उस सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इजीली इस टाइप के सॉल्यूशन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। मींस ग्रेट अट्रैक्शन बिटवीन डीएम एंड डीपी, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं लायोफिलिक। एंड देयर इज रिपल्सन बिटवीन डीएम एंड डीपी, डीएम एंड डीपी, then solution is called lyophobic. कहने का मतलब ये है कि लायोफिलिक सॉल्यूशन तो हम बना सकते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व होंगे। लेकिन लायोफोबिक में दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने के बाद भी हम सॉल्यूशन को किस टाइप से प्रिपेयर करें, तो उसके कुछ मेथड्स हैं, जिन मेथड से हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, फैक्ट है, क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्सन है। जनरल एग्जांपल हम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन सोल, स्टार्च सोल एंड सो ऑन। प्रोटीन हुआ, स्टार्च हुआ, डीएनए सोल वाटर के अंदर। एक्चुअल में क्या है, प्रोटीन और स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर OH ग्रुप होते हैं। OH ग्रुप होने की वजह से वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए प्रोटीन स्टार्च जैसे सोल होते हैं, या फिर ये जो सब्सटेंस है ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से डीएम और डीपी के बीच में ग्रेट अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से सोल्यूबल होते हैं। तो हम इजीली प्रोटीन या स्टार्च को वाटर के अंदर थोड़ा सा हीट करके डिजोल्व कर सकते हैं और उसको परमानेंट लायोफिलिक सोल या लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन की फॉर्म में रख सकते हैं।
लेकिन नायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए डीएम और डीपी दोनों के बीच में ग्रेट रिपल्सन होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जैसे वाटर इन ऑयल, वाटर एंड ऑयल की अगर बात करें तो इमल्सन बनेगा, ये लिक्विड इन लिक्विड है, लेकिन फिर भी वाटर को ऑयल में या फिर ऑयल को हम वाटर में या फिर फैट को वाटर में या वाटर को हम फैट के अंदर रख सकते हैं। हम वहां पे एक एमल्सिफायर यूज करेंगे। एमल्सिफायर दोनों के बीच में एक ऐसी प्रोटेक्टिंग लेयर बनाएगा जो दोनों को अट्रैक्ट करेगी, दोनों सब्सटेंस को डीएम और डीपी को अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट करने की वजह से वो दोनों एक दूसरे में डिजोल्व रहेंगे, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक हम इसको डिजोल्व नहीं रख पाएंगे। सॉल्यूशन तो ये भी हेट्रोजीनियस ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर। और भी एग्जाम्पल बता सकता हूँ, मेटल्स या मेटलिक सोल, जितने भी मेटलिक सोल है, मेटल सॉलिड स्टेट में होती है और वाटर रिप्लेंडेंट होती है। वाटर उसको अट्रैक्ट नहीं करता, मेटल वाटर को अट्रैक्ट नहीं करती, फिर भी मेटलिक सोल हम वाटर के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी मेथड से, जो आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक में अट्रैक्शन होता है डीएम डिस्पर्सन मीडियम और डीपी डिस्पर्स्ड फेज के बीच में, जबकि इसके अंदर रिपल्सन होता है डीएम और डीपी के बीच में, फिर भी हम दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास लायोफिलिक सोल है, इसके अंदर जो डीएम वाटर यूज करते हैं हम, तो इसको हम हाइड्रोफिलिक नाम दे सकते हैं। इसके अंदर अगर हम डीएम वाटर यूज करते हैं तो इसको हम हाइड्रोफोबिक नाम दे सकते हैं। इसके अंदर अगर एल्कोहल यूज करते हैं हम तो एल्कोहोलोफिलिक। बेंजीन यूज करते हैं तो बेंजोफिलिक। इसमें हम अल्कोहल यूज करते हैं तो एल्कोहोलोफोबिक, इनको नाम देते हैं। जनरली इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। एंड लायोफोबिक प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लायोफिलिक और लायोफोबिक दोनों कोलोइडल सॉल्यूशन है। नंबर फर्स्ट, नेचर। लायोफिलिक रिवर्सिबल टाइप का होता है, रिवर्सिबल नेचर होती है, इसकी इरिवर्सिबल नेचर होती है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर इसके अंदर डीएम और डीपी को हम सेपरेट करके और फिर वापस से एक साथ रख दें तो वो दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच में ग्रेट अट्रैक्शन है। लेकिन इसमें हम डीएम और डीपी को अगर सेपरेट करके रखते हैं और वापस से फिर दोनों को एक साथ रखते हैं तो दोबारा से वो उनमें डिसॉल्व नहीं हो सकते जब तक कि हमने कोई टेक्निक यूज नहीं करें उसके साथ। तो एक ऐसी प्रोसेस होगी इरिवर्सिबल, एक ऐसी प्रोसेस है रिवर्सिबल। स्टेबिलिटी, these are quite stable, these are less stable। less stable क्यों है समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्सन होता है, यहाँ पे दोनों के बीच में अट्रैक्शन होने की वजह से स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी कम है। थर्ड, फॉर्मेशन। easily formed by डीएम एंड डीपी। डीएम और डीपी को एक साथ पुट करने के बाद ये इजीली फॉर्म हो जाता है। सम प्रोसेस यूज्ड टू फॉर्मेशन, इसमें कुछ प्रोसेस हम यूज करेंगे फॉर्मेशन के लिए। फोर्थ, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी अगर देखते हैं तो इसमें दो चीजें हैं, डीएम भी है और डीपी भी है। तो इसकी जो विस्कोसिटी होगी वो डीएम से ज्यादा होगी। विस्कोसिटी आप जानते हो, विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी होती है रेजिस्टेंस इन फ्लोइंग रेट। फ्लोइंग रेट के अंदर रेजिस्टेंस, क्योंकि लिक्विड स्टेट में हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो फ्लोइंग रेट के अंदर रेजिस्टेंस। तो विस्कोसिटी इज हायर देन डीएम। जो इसके अंदर प्रेजेंट डीएम था, डिस्पर्स्ड मीडियम था, जो सॉल्वेंट था, उससे ज्यादा विस्कस होगा ये सॉल्यूशन। यहाँ पे विस्कोसिटी में कोई फर्क नहीं होगा, डीएम की लगभग इक्वल विस्कोसिटी होगी, इक्वल देन डीएम। जो हम डीएम यूज कर रहे हैं उसके इक्वल होगी। सरफेस टेंशन, लेस देन डीएम। डीएम से कम सरफेस टेंशन होगा इसका, और ये भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल।
अप्रोक्स इक्वल देन डीएम, डीएम से बिल्कुल इक्वल रहेगा ये भी अप्रोक्स इक्वल। तो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी लायोफोबिक जो सोल होते हैं या कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं उनकी डीएम के इक्वल, जो में हमने सॉल्वेंट यूज किया उसके इक्वल होती है सॉल्यूशंस की विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। जबकि इसके केस में विस्कोसिटी, लायोफिलिक के केस में विस्कोसिटी ज्यादा होती है इसकी डिस्पर्शन मीडियम से यानी सॉल्वेंट से, और सरफेस टेंशन कम होता है डिस्पर्शन मीडियम से। एंड 6 नंबर पे मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रेशन। ग्रेटर हाइड्रेटेड एंड लेस हाइड्रेटेड। हाइड्रेशन हम वाटर के केस में लेंगे। अगर हमारे पास डीएम वाटर है तो लायोफिलिक सोल के अंदर जो डीपी के पार्टिकल होंगे उनके चारों तरफ कई लेयर्स के अंदर वाटर के पार्टिकल चिपक जाएंगे, विच इज कॉल्ड हाइड्रेशन। और इसके अंदर वाटर के पार्टिकल अगर डीएम की फॉर्म में है तो डीपी के सरफेस के ऊपर इनका अट्रैक्शन कम रहेगा क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्सन है, इसलिए वहां पे हाइड्रेशन सबसे कम होगा, ये बहुत कम होगा। तो इसके केस में हाइड्रेशन कम होता है, इसके केस में हाइड्रेशन ज्यादा होगा। ये डिफरेंस थे लायोफिलिक और लायोफोबिक में। अगर अल्कोहल यूज करते हैं हम सॉल्वेंट तो अल्कोहलोफिलिक, लायोफिलिक को हम अल्कोहलोफिलिक नाम देंगे, और अगर हम लायोफोबिक सोल है तो उसको अल्कोहलोफोबिक नाम देंगे। वाटर के केस में हम हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक नाम दे सकते हैं, जनरल केस में हम लायोफिलिक और लायोफोबिक नाम दे रहे हैं। ये था सेकंड क्लासिफिकेशन। थर्ड क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं। क्लासिफिकेशन थर्ड, ऑन बेसिस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स, एग्रीगेशन और टाइप्स ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल्स के टाइप्स के बेस पे हम इनको 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर, कोलॉइडल सॉल्यूशन। होता क्या है, जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से अगर छोटा है तो कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, उससे ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन अगर उसका हम कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत से पार्टिकल जिनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है वो एग्रीगेट होकर पास आके जुड़ जाएंगे और एक बड़े पार्टिकल की फॉर्मेशन करेंगे। उस बड़े पार्टिकल के जो साइज की वैल्यू होगी वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होगी, मीन्स 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच होगा। तो उसका साइज कोलॉइडल पार्टिकल के इक्वल हो गया। यानी एक पार्टिकल का साइज तो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, लेकिन एग्रीगेशन की वजह से या अक्यूमुलेशन की वजह से एक बड़े पार्टिकल की फॉर्मेशन होती है। बड़े पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, इसलिए उसको हम नाम देते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर। यानी कि व्हेन small particles size less than 1 nanometer are aggregate and form a large particle size 1 nanometer to 1000 nanometer colloidal size. Then solution is called multi-molecular colloidal solution. उस सॉल्यूशन को हम नाम देंगे मल्टी मोलिकुलर कोलोइडल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मेटलिक सोल, जैसे गोल्ड सोल है। अब गोल्ड सोल है तो गोल्ड का जो एक पार्टिकल है उसका साइज तो 1 नैनोमीटर से छोटा है, एक पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, लेकिन गोल्ड के बहुत से पार्टिकल इसके चारों तरफ एग्रीगेट हो गए इस टाइप से, और एग्रीगेशन की वजह से एक बड़े पार्टिकल की फॉर्मेशन हुई। बड़े पार्टिकल की फॉर्मेशन क्यों होती है, एग्रीगेशन क्यों होता है? लायोफोबिक के अंदर जनरली ऐसा होता है कि जो जैसे इसको गोल्ड को हमने वाटर में डिजोल्व किया तो गोल्ड वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकता। गोल्ड के पार्टिकल भी एक छोटा पार्टिकल है, 1 नैनोमीटर से छोटा साइज है उसका, वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होगा, वाटर उसको रिपेल करेगा। जो बहुत से गोल्ड पार्टिकल होंगे तो वाटर जब उनको रिपेल करेगा तो गोल्ड पार्टिकल वाटर से रिपेल होकर एग्रीगेट हो जाएंगे, और एग्रीगेट होकर एक बड़े पार्टिकल की फॉर्मेशन होगी जिसका साइज हो जाएगा वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा। और साइज के अकॉर्डिंग ये पार्टिकल कैसा होगा? कोलोइडल पार्टिकल होगा। यानी कि एग्रीगेशन की वजह से
मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है। फॉर एग्जांपल सल्फर ऐसे एक पार्टिकल होते हैं, एक पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, बहुत से पार्टिकल एग्रीगेट कर लेते हैं और एक बड़े पार्टिकल की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस सोल्ट, P4 साइज होता है, छोटा साइज है 1 नैनोमीटर से, बहुत से पार्टिकल आपस में एग्रीगेट होंगे, वाटर से रिपेल होंगे, जिसकी वजह से एक बड़े पार्टिकल की फॉर्मेशन होगी और इसको हम नाम देंगे फॉस्फोरस सोल्ट। इन पार्टिकल्स का जो साइज है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा, इसलिए इस टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन को नाम देते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइडल सॉल्यूशन। अब मैं बात कर रहा हूं मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइडल सॉल्यूशन। मैक्रोमोलिकुलर कोलोइडल सॉल्यूशन। मैक्रोमोलिकुलर का मतलब कि पार्टिकल का खुद का ही साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा। मींस ऐसा पार्टिकल केवल पॉलीमेरिक होगा जिसका मोलर मास बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसका एक पार्टिकल का साइज कितना है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच है। मींस पॉलीमेरिक जो सोल होते हैं उनको नाम देते हैं मैक्रोमोलिकुलर। Polymer which have higher molar mass and one particle contain size 1 nanometer to 1000 nanometer, having higher molar mass 1 nanometer to 1000 nanometer, which is colloidal size therefore sol of polymers are macromolecular. For example, protein sol, starch sol, latex, रबर सोल है ये कोलोइडल सॉल्यूशन है। इस टाइप के जो सोल होंगे जिनका अंदर जो पार्टिकल है वो पॉलीमेरिक है। पॉलीमेरिक होने की वजह से उनके अंदर जो पार्टिकल्स का साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो उस कंडीशन में उनके जो सॉल्यूशंस होंगे उनमें पर्टिकुलर पार्टिकल का साइज वो होने की वजह से जो सॉल्यूशन बनेगा वो कोलोइडल सॉल्यूशन होगा, जिसको हम नाम देंगे मैक्रोमोलिकुलर कोलोइडल सॉल्यूशन। इसके अलावा हम दे सकते हैं एंजाइम्स। दीज जो मैंने एग्जांपल बताए, दीज आर नेचुरल मैक्रोमोलिकुलर कोलोइडल सॉल्यूशन। मैन मेड भी बता सकते हैं, ये नेचुरल थे या सिंथेटिक की बात करें जैसे नाइलॉन, नाइलॉन सॉल, पॉलीथीन सॉल, डेक्रोन सॉल, पीवीसी सॉल। इस टाइप के जो सोल होंगे वो मैन मेड है या सिंथेटिक है। पॉलीमर है ये भी, सिंथेटिक मैक्रोमोलिकुलर सोल है। तो इस टाइप के एग्जांपल दे देंगे। इसके बाद में बात कर रहा हूं 3rd नंबर पे एसोसिएटेड कोलोइड्स और मिशेल। जब हम सॉल्वेंट के अंदर डीपी को डिसोल्व करेंगे तो अगर डीपी की कंसंट्रेशन कम है तो कम कंसंट्रेशन पे या लेस कंसंट्रेशन पे डीपी बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइट। डीपी डिस्पर्शन फेज, डिस्पर्स्ड फेज जो होती है वो सॉल्वेंट के अंदर बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइट
और अगर उसकी कंसंट्रेशन हमने उसके अंदर बढ़ा दी, देन दीज बिहेव लाइक ए कोलोइडल सॉल्यूशन और कोलोइडल पार्टिकल। यानी कि हुआ क्या कि अगर कंसंट्रेशन कम लेके चलते हैं तो उस टाइम वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, और कंसंट्रेशन अगर हमने बढ़ा दी तो उस टाइम उनका एग्रीगेशन होगा पार्टिकल्स का, और वो पार्टिकल कोलोइडल पार्टिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस कन्वर्जन से जो सॉल्यूशन बनेगा विच इज कोलोइडल सॉल्यूशन, और उसको नाम देंगे हम एसोसिएटेड कोलोइड्स या एसोसिएटेड कोलोइडल सॉल्यूशन, और उसी को नाम देते हैं मिशेल। मींस डीपी पार्टिकल, डीपी बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं, बिहेव लाइक an electrolyte at low concentration but at higher concentration particles are aggregated and convert into Michel. Which have size 1 nanometer to 1000 nanometer, called associate colloid. यानी कम कंसंट्रेशन पे बिहेव कैसा होगा उनका, इलेक्ट्रोलाइट जैसा, और कंसंट्रेशन अगर बढ़ा देंगे तो उनका बिहेव कोलोइडल सॉल्यूशन जैसा हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स के एग्रीगेशन की वजह से एक पार्टिकल बनेगा, बड़ा पार्टिकल जिसको हम नाम दे रहे हैं मिशेल, जिसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, और मिशेल को ही हम एसोसिएटेड कोलोइड नाम देते हैं, उसी को हमने एसोसिएटेड कोलोइड नाम दिया है। यानी कम कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट होगा, ब्रेक होगा वो, और हायर कंसंट्रेशन पे इकट्ठा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इसके लिए डिजाइन होगी, उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से नीचे तो वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन डिजाइन होगी जिसके नीचे वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, और उसके ऊपर कंसंट्रेशन पे वो मिशेल की फॉर्मेशन करेगा या फिर मिशेल बना लेगा और कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। उस कंसंट्रेशन को नाम देते हैं हम CMC। CMC इज क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन एक ऐसी कंसंट्रेशन जिसके नीचे बिहेव कैसा होता है इलेक्ट्रोलाइट जैसा, और जिसके ऊपर बिहेव कैसा होगा मिशेल जैसा, या फिर कोलोइडल एसोसिएटेड कोलोइडल सॉल्यूशन जैसा बिहेव होगा। मींस द कंसंट्रेशन अबव विच Michel is formed. Below the concentration, particle behave like an electrolyte, and above the concentration it behave as colloidal particle. It behave as colloidal particle. यानी CMC एक वो कंसंट्रेशन है जिसके नीचे यानी कि critical micelle concentration, the concentration above which micelle is formed, जिस concentration के ऊपर मिशेल बनता है, below concentration इस concentration से कम पे particle behave like an electrolyte की तरह behave करता है, and above the concentration it behave like an colloidal solution और colloidal particle CMC। अब CMC के साथ साथ टेम्परेचर पे भी बेस्ड है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो मिशेल बनेगा, टेम्परेचर अगर कम रखेंगे तो मिशेल नहीं बनेगा। यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी यहाँ पे चाहिए जिसको हम नाम दे रहे हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे मिशेल नहीं बनेगा।
इससे ऊपर के टेम्परेचर पे मिशेल बनेगा, मीन्स द टेम्परेचर अबव विच मिशेल इज फॉर्म, यानी उनके लिए दोनों कंडीशंस होंगी, इसके नीचे के टेम्परेचर पे मिशेल फॉर्मेशन नहीं होगा, इसके ऊपर के टेम्परेचर पे मिशेल फॉर्मेशन होगा। यानी मिशेल कब बनेगा, जब कंसंट्रेशन Cm C से ज़्यादा हो और क्राफ्ट टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो, तब मिशेल की फॉर्मेशन होगी। अब मिशेल होता क्या है और फॉर्म कैसे होता है, उसका डिस्कस मैं करूँगा। जनरली एक सोप का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सोप इज सोडियम स्टीरेट, सोडियम पामीटेट, सोडियम ओलिएट, सोडियम स्टीरेट इज C17H35 COONA, सोडियम स्टीरेट है। सोडियम पामीटेट इज C15H31 COONA, ओलिएट इज C16H33 COONA। ये सोप के एग्जांपल्स हैं। तो जनरली सोडियम फैटी एसिड के सोडियम सोल्ट होते हैं, सोप होते हैं। मैं सोडियम स्टीरेट की बात कर रहा हूँ, इसमें एक लॉन्ग कार्बन चेन है जिसमें 17 कार्बन है और फिर COONA ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर हम इसकी बात करें C17H35 COONA, सोडियम स्टीरेट की बात कर रहा हूँ, तो एट लो कंसंट्रेशन का मतलब जब इसमें हम वाटर के अंदर इसको डिसोल्व करेंगे तो कंसंट्रेशन अगर इसकी कम रखते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह ब्रेक हो जाएगा कैटायन और एनायन में। इट कन्वर्ट इनटू C17H35 COO नेगेटिव प्लस में Na पॉजिटिव, यानी कि बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन इसके अंदर अगर हम देखें तो कार्बन 17 कार्बन है, यहाँ पे CH3 ग्रुप ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 17 के बाद COO ग्रुप इसके ऊपर प्रेजेंट है। ये इसकी जो लॉन्ग कार्बन चेन है यह हाइड्रोफोबिक होती है। इसकी जो टेल बनी हुई है वो हाइड्रोफोबिक है और इसका जो हेड बना हुआ है ये हाइड्रोफिलिक है। टेल हाइड्रोफोबिक है और हेड कैसा है, हाइड्रोफिलिक, क्योंकि उस पर चार्ज है तो वाटर से अट्रैक्ट होगा और इसमें कोई चार्ज नहीं है, कार्बन चेन है, कार्बन चेन वाटर से रिपेल होगी। तो अगर कम कंसंट्रेशन लेते हैं तो वाटर के अंदर ये इस टाइप से होंगे और वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन हम बढ़ा देते हैं तो इस टाइप के आयन ज्यादा बनेंगे और ज्यादा बनेंगे जिनमें हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा हो जाएगा। हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर से रिपेल होगा और रिपेल होकर मिसाइल फॉर्मेशन करते हैं। यानी एक पार्टिकल का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से छोटा है, लेकिन बहुत से पार्टिकल जब आपस में एग्रीगेट होंगे तो साइज जो बड़ा पार्टिकल बन जाएगा उनके एग्रीगेशन से, उस पार्टिकल को हम नाम देंगे मिशेल, क्योंकि उसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके हायर कंसंट्रेशन की बात करें तो लो कंसंट्रेशन पे तो इसकी कंडीशन ये है कि सपोज करो इसके अंदर है, ये हमने वाटर लिया है और इसके अंदर इस सोप को हमने डिसॉल्व कर दिया, तो लो कंसंट्रेशन पे हेड अंदर रहेगा और टेल बाहर होगी। हेड अंदर की साइड होगा और टेल बाहर की साइड होगी और फ्रोथ बन जाएगा। आपने देखा होगा जैसे ही सोप को या फिर डिटर्जेंट को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर के सरफेस के ऊपर यहाँ पे फ्रोथ बन जाते हैं। क्या बन गया यहाँ पे, फ्रोथ। मींस लो कंसंट्रेशन पे ऐसी कंडीशन होगी। लो कंसंट्रेशन किससे कम होनी चाहिए, CMC से, लेस देन CMC से कम कंसंट्रेशन पे इस कंडीशन में होगा कि उनके हेड जो होंगे वो तो वाटर के सरफेस के अंदर होंगे क्योंकि वाटर उनको अट्रैक्ट कर रहा है, और टेल होंगी वो रिपेलेंट है, वाटर उनको रिपेल कर रहा है जिसकी वजह से टेल सरफेस से बाहर हो जाएंगी। वाटर का जो सरफेस है उससे बाहर होंगी तो वहाँ पे फ्रोथ बनेंगी। तो डिटर्जेंट या सोप जब वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो उसके ऊपर फ्रोथ बनने लगते हैं। वो इसकी वजह से बनते हैं कि टेल बाहर आ गई और हेड का रहा अंदर, क्योंकि हेड क्या है, वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट है और टेल क्या है, वाटर रिपेलेंट पार्ट है। अगर हायर कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसका सरफेस तो कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो चुका है, उसके बाद भी इसके अंदर वो बचे हुए होंगे। तो हायर कंसंट्रेशन पे क्या होगा, ये कंडीशन तो रहेगी कि
इनके हेड अंदर होंगे और टेल बाहर, ये वाली कंडीशन तो इसकी रहेगी। उसके साथ साथ जो अंदर बचे हुए हैं जो कि सरफेस पे नहीं आ पा रहे वो भी वाटर से रिपेल होंगे। जो अंदर बचे हुए हैं वो क्या करेंगे कि अपने हेड को बाहर, जो कि वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट है, और टेल को अंदर की तरफ बल्क में इकट्ठा कर लेंगे। हेड को बाहर की तरफ और टेल को अंदर की तरफ, और इसको नाम देंगे, बड़े पार्टिकल की फॉर्मेशन होगी, इसको नाम देंगे मिशेल। ये मिशेल फॉर्मेशन की मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म ऑफ मिशेल फॉर्मेशन। कहने का मतलब ये है कि जो सरफेस है वो कंप्लीटली ऑक्यूपाई होगा, तो उसके बाद भी अगर उसके अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है तो फिर क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन होगी। उस कंडीशन में वाटर तो रिपेल करेगा ही करेगा, लेकिन टेल को रिपेल करेगा, हेड को अट्रैक्ट करेगा, तो एक बॉल बन जाएगी। उस बॉल का जो बाहर का सरफेस होगा वो हेड से बना हुआ होगा, और अंदर का जो बल्क बना हुआ होगा वो टेल से बना हुआ होगा। और उस बॉल का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। इसलिए कोलोइडल पार्टिकल हो गया वो, और उसको हम नाम देंगे मिशेल। यानी कंडीशन ये आ गई कि हायर कंसंट्रेशन पे मिशेल फॉर्मेट हो जाएगा। इस टाइप से मिशेल बन चुका हुआ। इस टाइप से मिशेल बन चुका हुआ। तो ये मिशेल है, साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, हायर कंसंट्रेशन पे मींस अबाउ CMC एंड क्राफ्ट टेम्परेचर इसकी फॉर्मेशन होगी। इसमें जो बाहर का पार्ट है ये वाला, ये वाटर अट्रैक्टिंग है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और इसका जो बल्क बन गया वो हाइड्रोफोबिक है। बॉल टाइप इसकी स्ट्रक्चर होगी। इसका जो सरफेस है जनरली आयनिक हो सकता है और नॉन आयनिक भी हो सकता है। इसको बोलते हैं हम सरफेक्टेंट, क्योंकि यहां पे अगर हम देखें तो इसमें से Na+ आयन तो अलग हो चुका, तो कैटायन अलग हो गया, तो यहां सरफेस बना वो एनायनिक बना। तो आयनिक हो सकता है, मींस एनायनिक भी हो सकता है और कैटायनिक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम सोप या डिटर्जेंट कैसा यूज कर रहे हैं। एक्चुअल में सोप और डिटर्जेंट 3 टाइप के होते हैं, एक कैटायनिक सोप, एक एनायनिक सोप, मींस 2 टाइप के होते हैं, एक आयनिक और एक नॉन आयनिक। नॉन आयनिक के सरफेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन चार्ज तो नहीं होगा बट OH ग्रुप हो सकते हैं। सरफेस पे कौन से ग्रुप हो सकते हैं उसके पास? OH ग्रुप क्या होता है? वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट है वो। और अंदर जो कार्बन चेन होगी वो कैसी होगी? वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाती या वाटर से रिपेल होती है, इसलिए वो बल्क के अंदर चले जाएंगे और मिशेल बन जाएंगे। तो एनायनिक सरफेक्टेंट हो सकता है या फिर कैटायनिक, मींस एनायनिक सोप का मतलब है कि एनायनिक सरफेक्टेंट वो बनाएगा। जैसे सोडियम बाहर निकल गया तो एनायनिक सरफेक्टेंट किससे बना? COO नेगेटिव से। या फिर कैटायनिक सोप हो सकता है जिसमें कैटायन मतलब एनायन बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैटायन आ जाएगा। कैटायन आने का मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे रहता है, सरफेक्टेंट पॉजिटिव हो गया। तो एनायनिक सोप हो सकता है, कैटायनिक हो सकता है और नॉन आयनिक हो सकता है। नॉन आयनिक के अंदर OH ग्रुप होंगी जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, या फिर फ्लोरीन हो सकती है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, या फिर NH2 ग्रुप हो सकता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। एनायनिक वो होंगे जिनमें कैटायन प्रेजेंट हो तो कैटायन सेपरेट होगा तो एनायनिक सरफेक्टेंट बनेगा। कैटायनिक वो होंगे जिनमें एनायन हो, एनायन सेपरेट हो तो कैटायन अगर इसके साथ जुड़ा हो तो कैटायनिक सरफेस बनेगा। तो सोप 2 टाइप के होते हैं, आयनिक और नॉन आयनिक। आयनिक को 2 टाइप से हम डिवाइड किया, कैटायनिक जिसका सरफेक्टेंट कैटायनिक बनता है वो कैटायनिक सोप है, जिसका सरफेक्टेंट एनायनिक बनता है वो एनायनिक सोप है। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर कैटायन रिलीज होता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट के अंदर एनायन प्रेजेंट है तो सोप इज एनायनिक और सरफेस जो बनेगा वो एनायनिक बनेगा। अगर एनायन रिलीज होता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट के अंदर कैटायन होता है तो सरफेक्टेंट जो है, सरफेस जो बनेगा वो कैटायनिक होगा। तो एनायनिक सोप या कैटायनिक होगा। नॉन आयनिक किन कंडीशंस में हो सकता है? कि जब उसमें फ्लोरीन प्रेजेंट हो जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, या फिर OH ग्रुप प्रेजेंट हो जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेट करता है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेट करता है उस टाइप के सोप जो होंगे वो नॉन आयनिक की कैटेगरी में होंगे।
अब मैं बात कर रहा हूँ क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप। जो मैंने बोला है उसमें से कुछ चीजें नोट भी कर लेना। सोप दो टाइप से एक्शन करता है, अबव CMC एंड क्राफ्ट टेम्परेचर। मिशेल इज फॉर्म्ड having cationic, anionic or non-ionic surface which easily adsorb sand particles और डर्टी पार्टिकल्स। यानी जो मिसेल बना है उसका सरफेस एडजॉर्प्शन शो करता है। जो सैंड पार्टिकल या डर्टी पार्टिकल होते हैं, क्लॉथ वगैरह पे चिपके हुए होते हैं, उनको वो अपने चारों तरफ एडजॉर्ब करवा लेता है, एडजॉर्ब करवा के वहां से सेपरेट कर देता है। एक तो एक्शन ये हो गया नंबर फर्स्ट बात। सेकेंड एक्शन इस टाइप का है कि सपोज करो ये हमने क्लॉथ दे रखा है, ये वाटर डाल दिया हमने, ये क्लॉथ इसमें डाला हुआ है, इस क्लॉथ पे ये एक ऑयल ड्रॉप है या फिर ग्रीस है, ग्रीस डाल रखी है या फिर ऑयल ड्रॉप है। तो जैसे ही मिसेल फॉर्मेशन होगा तो मिसेल इस टाइप से फॉर्मेशन होगा, उसका हेड वाटर की तरफ, बाहर की तरफ होगा और वो अपनी टेल को इस ऑयल ड्रॉप के अंदर, एक ग्रीस ड्रॉप के अंदर डिप कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऑयल ड्रॉप और ग्रीस ड्रॉप में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स उसकी टेल को अट्रैक्ट करेंगे, तो टेल तो चली जाएगी उनमें, और उनका जो बाहर वाला सरफेस है जो हाइड्रोफिलिक है वो बाहर की तरफ रहेगा। टेल को उसके अंदर धंसा देंगे और टेल को उसके अंदर धंसा के ये उस ऑयल ड्रॉप को बाहर निकाल लेंगे, चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे और इस टाइप से ऑयल ड्रॉप को ये बाहर सेपरेट कर लेंगे। ये ऑयल ड्रॉप है जो इसके बल्क में आ जाएगी और इसको चारों तरफ से सराउंड करके यहाँ से हटा देंगे। तो ये दो एक्शन है क्लीनिंग एक्शन सोप के। तो तीन टाइप के ऑन बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के टाइप के बेस पे मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलोइड्स, ये क्लासिफिकेशन कोलोइडल सॉल्यूशंस का। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। प्रिपरेशन ऑन सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या है, लायोफिलिक सोल को तो हम इजीली सेपरेट कर या इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं लायोफिलिक को। तो क्यों? क्योंकि हमें डीएम और डीबी को पास रखना है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वो इजीली फॉर्मेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूंगा लायोफोबिक सोल को हम किस टाइप से प्रिपेयर करते हैं। मीन्स लायोफिलिक सोल इजीली फॉर्म्ड by DM and DP, but in case of lyophobic soil, some technique केमिकल प्रिपरेशन कर सकते हैं और फिजिकल प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। केमिकल मेथड्स की बात करें, केमिकल मेथड्स में हम ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, डबल डिकम्पोजिशन करवा सकते हैं या फिर डबल डिकम्पोजिशन, या फिर हम रिडक्शन प्रोसेस यूज करते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जब हमें सल्फर सोल्ट प्रिपेयर करना होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम H2S गैस के साथ मिक्स करते हैं, देन इट कन्वर्ट इनटू सल्फर प्लस वाटर, सल्फर प्लस वाटर। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड में ये सल्फर जो था ये +4 में है, ये सल्फर है, ये किसमें है, -2 में है। यहाँ पे जो सल्फर आ गया वो 0 में आ गया।
बैलेंस करने के लिए इसको मैंने 2 यूज कर लिया, देन इट इज 2H2O और सल्फर यहाँ पे 3 हो चुका है, 3 ऑफ सल्फर। तो उस कंडीशन में इस सोल को हम नाम देंगे सल्फर सोल। हमने H2S का ऑक्सीडेशन करवा लिया, यहाँ पे H2S का ऑक्सीडेशन है और इस सल्फर का रिडक्शन भी है। तो हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इसको ले सकते हैं या फिर रिडक्शन प्रोसेस में भी इसको ले सकते हैं, लेकिन H2S और SO2 को जब हम मिक्स करते हैं हायर टेम्परेचर पे तो उस कंडीशन में वो सल्फर के शोल में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद बात कर रहा हूँ मैं डबल डिकम्पोजिशन की। जब हम AS2O3 को H2S के साथ रिप्लेस करते हैं, रिएक्शन करवा देते हैं दोनों की, देन इट कन्वर्ट इनटू AS2S3 प्लस H2O। यहाँ पे AS2S3 का सोल वाटर के अंदर प्रिपेयर हो जाता है, AS2S3 का सोल वाटर के अंदर प्रिपेयर हो जाता है। इसके अलावा बात कर रहा हूँ मैं रिडक्शन। गोल्ड सोल प्रिपेयर करने के लिए गोल्ड का जो क्लोराइड है AuCl3, इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं HCHO के साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। देन रिडक्शन से, ये जो डबल डिकम्पोजिशन प्रोसेस थी, और रिडक्शन से गोल्ड का सोल प्रिपेयर हो जाता है, गोल्ड यहाँ पे सेपरेट हो जाता है, HCl बनता है और HCOH बनता है, इट इज गोल्ड सोल। और इसको हम स्टैंडर्ड गोल्ड सोल भी यूज करते हैं, इसी सोल को हम स्टैंडर्ड गोल्ड सोल की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, या फिर हम हाइड्रोलिसिस से करवा सकते हैं। हाइड्रोलिसिस में जैसे आयरन का बनाना है तो FeCl3 का जो सॉल्यूशन है उसकी हम किसी बेस के साथ रिएक्शन करवा देते हैं या फिर वाटर के साथ उसको हीट कर देते हैं। तो बेस भी यूज कर सकते हैं, NaOH यूज कर लिया हमने, तो उस कंडीशन में FeOH होल थ्राइस प्लस में NaCl वाटर यूज किया है, यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल बन जाएगा। ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है। तो बेसिक हाइड्रोलिसिस से या फिर हाइड्रोलिसिस से हम इस टाइप के सोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये तो मेथड है केमिकल मेथड। सेकंड में बात कर रहा हूँ फिजिकल मेथड की। फिजिकल मेथड से हम इसको किस टाइप से सेपरेट कर सकते हैं या फिर प्रिपेयर कर सकते हैं। कौन से मेथड की बात कर रहा हूँ मैं? लायोफोबिक सोल प्रिपरेशन की। लायोफोबिक सोल को हम किस टाइप से बनाएंगे? फिजिकल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। एक तो हम ले सकते हैं इसमें मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में हम क्या करते हैं, नोट कर लेना उसको। इस टाइप की एक कोलोइडल मिल यूज करते हैं। कोलोइडल मिल के अंदर जिस हम सभी टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन लायोफोबिक और लायोफिलिक इस टाइप से बना सकते हैं। लायोफोबिक सोल बनाने के लिए सबसे पहले जिस डीपी का जिस डीएम के अंदर सॉल्यूशन बनाना हो उस डीपी का उस डीएम के अंदर सस्पेंशन प्रिपेयर करते हैं। सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज, कौन से पार्टिकल की साइज की बात कर रहा हूँ मैं? डीपी के पार्टिकल की साइज। सस्पेंशन में डीपी के पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। इस मिल के अंदर हम उसके पार्टिकल के साइज को हम छोटा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सस्पेंशन डालते हैं और इस जो मिल की जो स्पीड होती है वो अप्रोक्सीमेटली 7000 साइकिल पर मिनट होती है। ऐसे इसके अंदर मोटर हम यूज करते हैं और सस्पेंशन को इधर से डालते हैं। जैसे ही सस्पेंशन सॉल्यूशन बाहर आएगा इसके, तो पार्टिकल का साइज छोटा हो चुका होगा और जो बाहर आ रहा है पार्टिकल्स वो कोलोइडल पार्टिकल होंगे, यानी कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। All type of colloidal solution prepared by this method. इस मेथड से सभी टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। यह क्या है, जिस भी सब्सटेंस का मैं कोलोइडल सॉल्यूशन बना रहा हूँ, एक ऐसी कोलोइडल मिल यूज की है जिसके अंदर 7000 साइकिल पर मिनट की वो मिल है, जिसमें सबसे पहले हम सस्पेंशन उसका प्रिपेयर करते हैं। और सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज जो होता है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर साइज होगा। और कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो साइज होगा वो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच होगा। तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हम उनको बारीक पीस के और छोटे साइज में कन्वर्ट कर लेते हैं। सस्पेंशन से हम कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। ये मैकेनिकल मेथड है। सेकंड नंबर पे मैं बात कर रहा हूँ ब्रीडिंग आर्क मेथड।
या फिर मेटल डिसइंटीग्रेशन। मेथड, मेटल का डिसइंटीग्रेशन मेथड भी हम यूज करते हैं। ये ब्रेडिंग आर्क मेथड ही है। ओनली मेटलिक शोल प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से केवल हम मेटलिक शोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। करते क्या है, इस टाइप का एक एपरेटस यूज करते हैं, इसमें जिस मेटल की हमें कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना हो, जिस मेटल का कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना हो, उस मेटल के इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं और इलेक्ट्रोड्स उसी मेटल के लेंगे जिसका हमें बनाना है। उन इलेक्ट्रोड्स को हम वाटर प्लस क्यूएच, वाटर के साथ क्यूएच इसलिए यूज किया क्योंकि वाटर इलेक्ट्रिक करंट को इतना फ्लो नहीं करवा सकता, इसलिए क्यूएच उसके अंदर फिट कर रहे हैं। और जो चैम्बर बना हुआ है उस चैम्बर में आइस और सॉल्ट रख रखा है हमने। आइस और सॉल्ट, आइस के साथ सॉल्ट इसलिए रखा है ताकि उसको ठंडा कर सके, सॉल्ट इसलिए रखा है ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो सके, यानी टेम्परेचर 0 डिग्री से भी बहुत कम हो। उस कंडीशन में आइस के साथ हम सॉल्ट भी पुट करते हैं, सॉल्ट NaCl KCl कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने वाटर में इस टाइप से डिप कर रखा है। इस टाइप से अगर डिप कर रखा है तो उनको हायर वोल्टेज से हमने ऐड कर रखा है, लगभग 10,000 वोल्ट से। जैसे हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो उनके पास में, जहां से वो दोनों आपस में जुड़े हुए या फिर पास पास हैं, वहां पे एक आर्क बनेगी। और आर्क जो बनेगी मीन्स स्पार्किंग होगी वहां पे, और स्पार्किंग की वजह से जो मेटल है वो मेल्ट होती चली जाएगी। स्पार्किंग की वजह से वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मेटल मेल्ट होगी, और मेल्ट के साथ साथ मेटल का डिसइंटीग्रेशन होता रहेगा। डिसइंटीग्रेशन के साथ मेटल इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी वाटर के अंदर। उसके साथ साथ आइस और सॉल्ट है तो ठंडी भी होती चली जाएगी। तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा फाइनली जो यहाँ पे सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा विच इज मेटलिक शोल। नोट कर लेना इसको इस टाइप से, जिस मेटल का हमें सोल बनाना हो या फिर कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना हो, उस मेटल का हम इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, हायर वोल्टेज से ऐड करके वाटर प्लस क्यूएच सॉल्यूशन में उसको डिप कर देते हैं। वाटर में मेटल वैसे तो डिजोल्व होती नहीं, लेकिन डिसइंटीग्रेशन से इसके अंदर डिजोल्व होती चली जाएगी, और डिजोल्व होगी तो सोल कौन सा बनेगा, फाइनली मेटलिक सोल प्रिपेयर हो जाएगा। वाटर मेटल के साथ जो सोल बनाता है, या मेटल जो सोल बनता है वाटर के साथ, वो लायोफोबिक टाइप का होता है। तो वाटर वैसे तो डिजोल्व नहीं होता वाटर के अंदर, कौन, मेटल, लेकिन मेटल यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन के साथ डिजोल्व होती है। आइस और सॉल्ट क्यों यूज किया है, ठंडा करने के लिए, और जिस मेटल को हम यूज कर रहे हैं उसी का हमें सोल मिलेगा। आर्क बनेगी, स्पार्किंग होगी, जिसकी वजह से मेल्ट होगी मेटल और इसमें डिजोल्व होगी। इसलिए मेथड को नाम दिया हमने मेटल डिसइंटीग्रेशन मेथड, या फिर इसको नाम दे रहे हैं ब्रेडिंग आर्क मेथड। एंड थर्ड, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन का मतलब है कि एक फ्रेश प्रेसिपिटेट अगर हमारे पास बना हुआ है, वाटर के अंदर एक फ्रेश प्रेसिपिटेट हमने बना रखा है, उस प्रेसिपिटेट को हम कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें, उसमें सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जो उस प्रेसिपिटेट को कंप्लीटली कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दे। द प्रोसेस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन, यानी कि फ्रेश प्रेसिपिटेट converted into colloidal solution by adding suitable is called peptidation. That is opposite process of coagulation. ये कोगुलेशन की ऑपोजिट प्रोसेस है। कोगुलेशन में हम क्या करते हैं, एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट कर रहे हैं कोलोइडल सॉल्यूशन में। सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर ऐड करेंगे, होता क्या है, ध्यान देना इसको। सपोज करो ये वाटर है आपके पास
और वाटर के अंदर फ्रेश प्रेसिपिटेट हमने बना रखा है। ये वाटर लिया है, वाटर के अंदर फ्रेश प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स हैं। सिल्वर आयोडाइड के AgI, क्योंकि AgI कैसा होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है, वाटर इनसोल्यूबल। इसका मतलब क्या है कि वाटर में सोल्यूबल क्यों नहीं है, तो इजीली हम इस टाइप से समझ सकते हैं इसको कि Ag और I के बीच की जो यहाँ की बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है, या फिर इसका हम लैटिस एंथैल्पी की बात करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग है। हाइड्रोजन एंथैल्पी इसकी कम है, इसलिए सोल्यूबल नहीं है। यानी सिल्वर और आयोडाइड Ag प्लस और I माइनस का इंटरेक्शन या अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। मीन्स Ag प्लस and I minus having great attraction or interaction। इसकी वजह से क्या हुआ कि AgI इसमें था तो सही, Ag प्लस और I माइनस में रहा होगा, लेकिन तुरंत प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वाटर उन दोनों को ब्रेक नहीं कर पा रहा, क्योंकि दोनों का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। और सपोज करो कि ये टीनी पार्टिकल है AgI का, लेकिन वाटर में ये डिसॉल्व नहीं हो रहा। अब हमने बाहर से क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड कर दिया, एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट यूज किया मैंने। अब इलेक्ट्रोलाइट है तो पोटेशियम आयोडाइड इसमें जाते ही K प्लस और I माइनस में ब्रेक हो जाएगा। K प्लस और I माइनस में क्या होगा, ये ब्रेक होगा। जैसे ही I माइनस में ब्रेक होगा, AgI जो इसमें पहले से बना हुआ है, यहाँ पे नीचे बैठा हुआ पार्टिकल, वहां पे I माइनस एडजॉर्ब होगा, सॉल्यूशन में से I माइनस वहां पे एडजॉर्ब होगा। क्यों एडजॉर्ब होगा? क्योंकि सिल्वर इस आयोडाइड के साथ तो रिलेशन रख ही रहा है, सिल्वर का इस I माइनस के लिए भी अट्रैक्शन इंटरेक्शन ज्यादा होगा, तो सिल्वर की वजह से ये I माइनस इस पार्टिकल के ऊपर एडजॉर्ब होगा, दूसरा I माइनस हो जाएगा, तीसरा I माइनस हो जाएगा, चौथा I माइनस होगा। इस टाइप से एक लेयर I माइनस की एडजॉर्ब इसके ऊपर हो चुकी होगी, लेकिन फर्स्ट लेयर जो बनेगी वो फास्ट बनेगी। उसके बाद भी अगर सिल्वर का अट्रैक्शन उसके प्रति अच्छा रहा या और रहा तो नेक्स्ट लेयर भी बन जाएगी I माइनस, लेकिन नेक्स्ट लेयर में नंबर ऑफ पार्टिकल I माइनस की कम होगी। यानी कंप्लीट पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो चुका होगा, और एक बड़े पार्टिकल की फॉर्मेशन होगी जिसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच आ जाएगा, यानी कि कोलोइडल पार्टिकल हो गया। सिमिलरली इसी टाइप का दूसरा पार्टिकल भी I माइनस से सराउंड होगा, जैसे जैसे हम Ki उसके अंदर ऐड करते चलेंगे वैसे वैसे ये I माइनस से सराउंड होगा, एक लेयर बन जाएगी, दूसरी लेयर बन जाएगी, इसी टाइप से तीसरी लेयर भी बन जाएगी इसके ऊपर। अगर वो बैलेंस नहीं हुआ तो इसका पार्टिकल का साइज भी क्या हो गया, बड़ा हो गया, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो पार्टिकल्स पे सभी पे सेम चार्ज आ गया, इस पे भी नेगेटिव आ गया, दूसरे पार्टिकल पे भी नेगेटिव आएगा, तीसरे पे भी नेगेटिव, क्योंकि I माइनस वहां पे क्या हो गया, एडजॉर्ब हो गया। अब क्या करेंगे, पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करने लगेगा। अब ये पार्टिकल इसको रिपेल करने लगेगा, और रिपेल करने लगेगा तो वापस से डिसॉल्व हो जाएंगे इस फॉर्म में, और जैसे ही इस फॉर्म में डिसॉल्व होंगे ये कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। और ऐसा कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा जिसमें K प्लस की इंप्योरिटी रहेगी, क्योंकि K प्लस प्लस में रहेगा, क्योंकि हमने ऐड क्या किया है KI, तो यहाँ पे K प्लस की इंप्योरिटी रहेगी। कहने का मतलब ये कि AgI सिल्वर और आयोडीन के बीच में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होने की वजह से जैसे ही सॉल्यूशन में I माइनस आयन और मिले तो I माइनस AgI के ऊपर एडजॉर्ब होगी। यानी सोल जो प्रिपेयर होगा कोलोइडल सॉल्यूशन वो एक नेगेटिव सोल होगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोलोइडल पार्टिकल पे सेम चार्ज होता है, तो इन पार्टिकल्स पे सेम चार्ज की एडजॉर्प्शन की वजह से सेम चार्ज होगा। सेम चार्ज है तो नीचे तो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होंगे नहीं, वो डिसॉल्व्ड स्टेट में रहेंगे, लेकिन सॉल्यूशन हेटेरोजीनियस रहेगा। सेम चार्ज है तो वापस से प्रेसिपिटेट तो बनाएंगे नहीं, जब तक उस चार्ज को हम हटा नहीं लेंगे वापस से AgI प्रेसिपिटेटेड नहीं होगा। तो इस फॉर्मेशन को हम नाम दे रहे हैं पेप्टाइडेशन, या किस टाइप से हम फ्रेश प्रेसिपिटेट को एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके हम कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपस में रिपेल करेंगे, सभी पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए डिसॉल्व करेंगे, प्रोसेस कॉल्ड पेप्टाइडेशन। या फिर मैं ये कहूँ कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो गया, दोनों ही चीज नोट कर लेना कि AgI का प्रेसिपिटेट तो बना हुआ था, लेकिन इसमें हमने AgNO3 सॉल्यूशन डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट एक दूसरा ऐड कर दिया हमने, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट है इसके लिए भी AgNO3। तो AgNO3 किसमें टूटेगा,
इस सॉल्यूशन में AgNO3 ब्रेक होगा Ag प्लस में और NO3 माइनस में। तो अब क्या होगा कि सिल्वर आयोडाइड का जो एक पार्टिकल था, ये दूसरा पार्टिकल लिया मैंने टीनी पार्टिकल, अब यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड है तो आयोडीन का अफेक्शन सिल्वर के लिए होता है, तो अब यहाँ पे एडजॉर्प्शन होगा सिल्वर का, तो इसके चारों तरफ सिल्वर एडजॉर्ब हो जाएगी। एक लेयर में हो सकती है, एक से ज्यादा लेयर में हो सकती है। मैंने आपको बता रखा है कि एडजॉर्प्शन ये जो हो रहा है फिजिकल एडजॉर्प्शन है। फर्स्ट और सेकंड लेयर जो बनेगी, फर्स्ट लेयर थोड़ी फास्ट बनेगी, सेकंड लेयर उससे स्लो बनेगी, थर्ड लेयर भी बन सकती है। फर्स्ट लेयर में नंबर ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, सेकंड लेयर में नंबर ऑफ चार्ज और भी कम हो जाएगा, थर्ड में उससे भी कम हो जाएगा, एक डिफ्यूज लेयर भी बनेगी लास्ट में। इसी टाइप से इसके ऊपर भी कौन एडजॉर्ब हो गया, Ag प्लस। Ag प्लस की एडजॉर्प्शन की वजह से पार्टिकल का साइज बढ़ गया, और पार्टिकल का जो साइज बढ़ गया उसकी वजह से पार्टिकल हो गया कोलोइडल पार्टिकल। अब कोलोइडल पार्टिकल का साइज हो गया और उसके बाद ये पार्टिकल आपस में रिपेल भी करने लगे, तो रिपेल करने लगे तो पार्टिकल वापस से क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। और अब जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा वो पॉजिटिव कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि पर पार्टिकल कंटेन पॉजिटिव चार्ज। प्रोसेस इज कॉल्ड पेप्टाइडेशन। अब ये जो यहाँ पे डिसॉल्व है AgI के पार्टिकल वो नीचे नहीं बैठेंगे, सेडिमेंटेशन नहीं होगा, उनका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक कि हम उनके सरफेस से चार्ज को हटा ना लें। और अगर इनके सरफेस से एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके हमने सरफेस से चार्ज को हटा लिया तो वापस से AgI क्या आ जाएगा, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हिच इज कॉल्ड कोगुलेशन। इन कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है व्हिच इज कोगुलेशन, और प्रेसिपिटेट को कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट से, व्हिच इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। यानी पॉजिटिव सोल और नेगेटिव सोल हम दोनों बना सकते हैं। When AgNO3 dissolved in potassium iodized solution, अगर एक सॉल्यूशन ले रखा है हमने AgNO3 का और एक सॉल्यूशन ले रखा है हमने पोटेशियम आयोडाइड का, दोनों ही सॉल्यूशन है, दोनों में कोई में प्रेसिपिटेट नहीं है, लेकिन AgNO3 को हम ऐड कर रहे हैं इसमें। AgNO3 सॉल्यूशन डिसॉल्व्ड इन, AgNO3 सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, डिसॉल्व्ड इन Ki, तो होगा क्या भी, जैसे AgNO3 इसके कांटेक्ट में आएगा Ag और I यहाँ पे प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होंगे। यानी कि इनिशियली एट, सपोज करो कि इसकी नॉर्मलिटी N है या N1 है, इसका वॉल्यूम हम V1 यूज कर रहे हैं, इसकी नॉर्मलिटी N2 है, इसका वॉल्यूम हम V2 यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन मैं ये ले रहा हूँ इसमें कि व्हेन N1V1 N1V1 is less than N2V2, इसकी मिली नॉर्मल इतनी ऐड की हमने कि इसकी मिली नॉर्मलिटी कम थी इससे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, Ag और I प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। Ag प्लस I माइनस कन्वर्ट इनटू AgI, प्रेसिपिटेशन होगा, लेकिन कंप्लीटली प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, नॉट कंप्लीट। सेकेंड प्रोसेस हम ले सकते हैं कि व्हेन N1V1 is equal to N2V2, जब N1V1 N2V2 के इक्वल हो तो जितना इसने में ऐड किया उसमें जितना Ag प्लस था वो सारा I माइनस से रिएक्शन कर गया और AgI कंप्लीटली प्रेसिपिटेट में हो गया। तो Ag प्लस I माइनस इट कन्वर्ट इनटू AgI, कंप्लीट प्रेसिपिटेशन, कंप्लीट यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और अगर हम ऐसा करते हैं कि व्हेन N1V1 is greater than N2V2, then पेप्टाइडेशन होगा। यानी AgI का यहाँ तक बन गया, जब तक दोनों न्यूट्रलाइज हुए तब तक AgI बना। उसके बाद हम क्या ऐड कर रहे हैं, AgNO3, तो Ag प्लस एक्स्ट्रा आ गई, वो एक्स्ट्रा Ag प्लस AgI पे एडजॉर्ब होने लगेंगे, और एडजॉर्ब होने लगेंगे तो पेप्टाइडेशन होगा और कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। मींस AgI प्लस Ag प्लस कन्वर्ट इनटू AgI Ag प्लस, पॉजिटिव सोल बनेगा। कैसा सोल बनेगा यहाँ पे, पॉजिटिव सोल। पॉजिटिव सोल का मतलब जिसके ऊपर चार्ज कैसा होगा पार्टिकल्स के, पॉजिटिव। तो इस टाइप से नोट करेंगे, इट इज कॉल्ड पेप्टाइडेशन। इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया है पेप्टाइडेशन। सेकंड प्रोसेस ले सकता हूं मैं, बिल्कुल ऑपोजिट। इसमें तो मैंने आपको ये बता दिया कि जब पोटेशियम आयोडाइड में हम AgNO3 ऐड करते हैं सॉल्यूशन की, तो शुरुआत में तो AgI प्रेसिपिटेट होता रहेगा, जब तक दोनों की मिली नॉर्मलिटी इक्वल होगी
तब तक AgI बनता रहेगा। जैसे ही मिली नॉर्मलिटी इक्वल हो गई, उसके बाद अगर हम AgNO3 को पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं तो उसके अंदर नाइट्रेट और पोटेशियम की तो इम्प्योरिटी रहेगी, उसके साथ साथ वहाँ पे Ag प्लस एडजॉर्ब होने लगेगा। एडजॉर्प्शन की वजह से पॉजिटिव सोल बनेगा। सेकेंड, व्हेन Ki added इन AgNO3, अब हमने बिल्कुल उल्टा कर दिया। अब हमारे पास AgNO3 सॉल्यूशन था और हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन भी है, दोनों ही सॉल्यूशन है। अब हमने पोटेशियम आयोडाइड को AgNO3 में ऐड किया, इसकी नॉर्मलिटी N1V1, इसकी नॉर्मलिटी N2 और वॉल्यूम V2 है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, व्हेन N1V1 इज ग्रेटर देन N2V2, जब इसकी नॉर्मलिटी इससे ज्यादा होगी तो इसमें जितना ऐड किया उतना AgI का प्रेसिपिटेशन होगा। देन Ag प्लस I माइनस कन्वर्ट इनटू AgI एंड नॉट कंप्लीट, कंप्लीट प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। सेकेंड, व्हेन N1V1 इज इक्वल टू N2V2, जब N1V1 N2V2 के इक्वल हो तो जितने Ag प्लस थे उतने I माइनस आ गए, तो कंप्लीट प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। Ag प्लस I माइनस कन्वर्ट इनटू AgI, कंप्लीट प्रेसिपिटेशन। और C, व्हेन N1V1 इज लेस देन N2V2, जब इसकी मिली नॉर्मलिटी इससे ज्यादा हो तो हमने ऐड कर दिया, जितना AgI बनना था उतना बन गया। उसके बाद भी अगर ऐड करेंगे तो I माइनस एडजॉर्ब होने लगेगा, क्योंकि AgI तो सिल्वर सारा खत्म हो चुका है, इसलिए Ag प्लस खत्म हो गया सारा, यहाँ पे AgI प्रिपरेशन होने लगेगा। AgI प्रिपेयर हो चुका है, I माइनस उस पर एडजॉर्ब होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ AgI जो प्रिपरेशन था, जो प्रेसिपिटेट था, प्लस में I माइनस इस पर एडजॉर्ब होगा एंड इट कन्वर्ट टू AgI I माइनस, नेगेटिव सोल बनेगा। यानी हम नेगेटिव सोल और पॉजिटिव सोल प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन। और चार्ज्ड आयन होंगे, उन पे लेयर्स बनी हुई होंगी, उन चार्ज लेयर्स की वजह से प्रेसिपिटेट वापस से नीचे नहीं बैठ पाएगा। प्रेसिपिटेट के पार्टिकल डिसोल्व स्टेट में रहेंगे जब तक उन पे चार्ज है। उनके चार्ज को अगर हम हटा लेंगे तब वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होंगे। यानी कि एग्जांपल ये ले सकते हैं, या फिर पेप्टाइजेशन का मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं, FeCl3 फेरिक क्लोराइड है, इसका हमें सोल बनाना है आयरन का, तो FeOH2 के साथ ट्रीट करवा दिया हमने। इसका एक्वस सॉल्यूशन है, इसका भी हमने एक्वस सॉल्यूशन यूज किया है। ये एक इलेक्ट्रोलाइट है और ये फ्रेश प्रेसिपिटेट है। ध्यान देना, प्रेसिपिटेट है। ये प्रेसिपिटेट होने का मतलब ये वाटर सोल्यूबल नहीं है। तो होगा क्या, अगर ये हम एक्सेस यूज करते हैं तो FeOH2 बाहर से Fe+3 से अट्रैक्ट हो जाएगा। ये OH3 है, OH2 तो सोल्यूबल होता है, मैं OH3 की बात कर रहा हूँ। FeOH3 एक्वस सॉल्यूशन, फ्रेश प्रेसिपिटेट लिया हमने, FeOH3 Fe+3 के साथ एडजॉर्ब होगा। क्यों एडजॉर्ब होगा भाई, क्योंकि Fe+3 इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में है, ये प्रेसिपिटेट था, Fe+3 को अट्रैक्ट करेगा, सोल बन जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव सोल। इसके साथ साथ अगर हाइड्रोक्सिल आयन एनीवेज हम यूज करते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन अगर ज्यादा होंगे तो हाइड्रोक्सिल आयन हो तो नेगेटिव सोल बन जाएगा इसके ऊपर एडजॉर्प्शन की वजह से। तो हम पॉजिटिव सोल और नेगेटिव सोल बना सकते हैं। इस प्रोसेस को नाम दे रहे हैं पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन जीटा पोटेंशियल, अभी मैंने आपको बताया कि AgI है, इसके ऊपर फर्स्ट लेयर बनी हुई है, कोई भी चार्ज लेयर है, सपोज करो उसमें पॉजिटिव चार्ज है। सेकंड लेयर जो बनी हुई है उसमें पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी कम होगी। थर्ड लेयर जो बनी हुई होगी उसमें पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी और भी कम होगी। इस टाइप से लेयर्स बनेगी। तो जीटा पोटेंशियल होता है दो लेयर्स के बीच का चार्ज पोटेंशियल, या कि चार्ज का डिफरेंस जो है, उनके पोटेंशियल डिफरेंस को हम नाम देते हैं जीटा पोटेंशियल। मीन्स डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस between two charged layer
is called zeta potential. दो चार्ज लेयर के बीच के डिफरेंस को हम नाम देंगे zeta potential. जनरली डिफ्यूज लेयर जो आउटर लेयर होती है, बता रखा है मैंने, डिफ्यूज लेयर इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होती है. डिफ्यूज लेयर और उससे सेकंड लास्ट जो लेयर होती है उनके बीच के डिफरेंस को भी हम जीटा पोटेंशियल नाम देते हैं. तो उसी से उसका जो जीटा पोटेंशियल होगा, मान लो फर्स्ट और सेकंड लेयर के बीच का जो जीटा पोटेंशियल होगा सेकंड और थर्ड लेयर के बीच के जीटा पोटेंशियल से ज्यादा होगा. तो इस टाइप से जीटा पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी और फाइनली जब जीटा पोटेंशियल बहुत कम हो चुका होगा वहाँ पे एक डिफ्यूज लेयर बनेगी. तो जीटा पोटेंशियल हम बता सकते हैं कि डिफ्यूज लेयर कौन सी बनेगी, क्योंकि जीटा पोटेंशियल जब नेग्लिजिबल हो जाएगा तब डिफ्यूज लेयर जाके बनेगी उसके ऊपर. ये था कैरेक्टरिस्टिक. अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ जो कि IIT में पूछा गया है. C17 S35 C00N, एक दिया हुआ है C12 H25 C00N, एक दिया हुआ है C10 H22 C00N. ये तीनों ही शॉप हैं और आपसे पूछ लिया गया कि व्हाट द ऑर्डर ऑफ CMC. क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन का ऑर्डर क्या है. तो आपको कुछ नहीं देखना, आपको देखना है उनके अंदर कार्बन चेन कितनी बड़ी है. इसमें जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये है. हाइड्रोफोबिक पार्ट कंटेन 17 कार्बन, इसमें 12 कार्बन और इसमें 10 कार्बन. हाइड्रोफोबिक पार्ट में इसमें 10 कार्बन. तो कौन ज्यादा रिपेल होगा वाटर से? वाटर से 17 कार्बन के हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा होने की वजह से ज्यादा रिपेल होगी, ये उससे कम रिपेल होगी, ये सबसे कम रिपेल होगी. और जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतना ही मिशेल जल्दी बनेगा, और जितना जल्दी मिशेल बनेगा मीन्स कम कंसंट्रेशन पे ही मिशेल बनेगा. यानी कि CMC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट. जितना ज्यादा हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा उतनी उसकी CMC कम होगी. मीन्स क्या ऑर्डर आ जाएगा? CMC सबसे ज्यादा हो जाएगी 10 कार्बन के केस में, फिर हो जाएगी 12 कार्बन के केस में और फिर हो जाएगी 17 कार्बन के केस में. यानी साइज बड़ा है तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा हो गया. वाटर से ज्यादा रिपेल होगा, वो ज्यादा रिपेल होगा तो मिशेल जल्दी बनेगा, यानी कम कंसंट्रेशन पे ही मिशेल बनेगा. तो CMC सबसे कम किसके लिए होगी? 17 कार्बन के लिए. सबसे ज्यादा किसके लिए होगी? 10 कार्बन के लिए. IIT के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था. आज के लिए इतना ही. लगभग कल या नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. थ्योरेटिकल चैप्टर था, समझ आ गया होगा. सब्सक्राइब जरूर कर लेना. जो नए जुड़े हुए हैं बेल आइकन दबा लेना. थैंक यू.